नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पर्वत निर्माण की उत्पत्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करेंगे। इस सिद्धांत के द्वारा हम पर्वतों के निर्माण से संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो सिद्धांत पर्वत निर्माण के संबंध में आए हैं उनमें सबसे अधिक जानकारी पर्वत निर्माण से संबंध में हम इस सिद्धांत से प्राप्त कर सकते हैं। यह सिद्धांत आर्थर होम्स ने 1928 में हमारे सामने प्रस्तुत किया और यह सिद्धांत मुख्य रूप से सहवन तरंगों पर आधारित यह सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित भूपटल पर जो विभिन्न आकृतियां होती हैं उनकी उत्पत्ति की व्याख्या के लिए किया। उन्होंने जो पर्वतीयकरण और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जैसी जो परिकल्पनाएं थी उनमें समन्वय स्थापित किया और इस आधार पर यह सिद्धांत अध स्तर से उठने वाली जो सहवनीय तरंगें होती हैं उनके आधार पर यह सिद्धांत होम्स ने प्रस्तुत किया। होम्स ने पृथ्वी की जो रचना है, संरचना है, वो 3 परतों के रूप में होम्स ने मानी। ये 3 परत, जिनको ऊपरी परत 10 से 12 किलोमीटर की गहराई तक जो ग्रेनोडियोराइट शैल से निर्मित मानी गई, मध्यवर्ती परत 20 से 25 किलोमीटर एम्फिबोलाइट शैल से निर्मित मानी गई और निचली परत एक्लोजाइट शैल से निर्मित मानी गई। क्योंकि भूपटल की रचना ऊपरी और मध्य परत तथा रवेदार जो चट्टानें होती हैं, रवेदार युक्त जो चट्टानें होती हैं, जो निचली परत का भाग होता है उससे निर्मित होती है और निचली परत का जो शेष भाग होता है उसको हम अध स्तर में शामिल करते हैं। क्योंकि हम मानते हैं महासागरों के नीचे सियाल जो परत है उसका अभाव पाया जाता है। होम्स के अनुसार बहुत कम सियाल परत की मोटाई महासागरों के नीचे देखी जाती है, सामान्यतः अभाव पाया जाता है और महाद्वीप मुख्य रूप से सियाल से निर्मित होते हैं। सियाल से निर्मित होते हैं। मध्य व निचली परत होती है वो महासागरों की अपेक्षा महाद्वीपों के नीचे अधिक गहरी होती है, क्योंकि वहां सियाल का भी अभाव देखने को मिलता है, तो ये महाद्वीपों के नीचे अधिक गहरी होती है। और क्योंकि यह सिद्धांत सहवनीय तरंगों पर आधारित यह सिद्धांत है, तो यहाँ हम रेडियो एक्टिव पदार्थों की अगर बात करते हैं तो असमान रूप से ये पृथ्वी पर वितरित होते हैं और जिन्हें रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, क्योंकि इनके विघटन से ताप प्राप्त होता है, पृथ्वी के जो ऊपरी भाग होता है उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थों की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है। लेकिन विकिरण ह्रास के कारण जैसे ही ये रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं इनमें विघटन होता है, ताप की उत्पत्ति होती है, तो इनमें क्योंकि ऊपरी परत में विकिरण ह्रास हो जाता है तो ये जो ताप का संचय नहीं कर पाती हैं, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ अधिक होने के बावजूद भी यहाँ ताप का संचय नहीं होता, क्योंकि विकिरण ह्रास के कारण ताप का ह्रास हो जाता है। जबकि अधिक जो अध स्तर होता है उसमें रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा कम होती है, लेकिन अधिक गहराई पर होने के कारण
इनमें जब रेडियो एक्टिव पदार्थ टूटते हैं, इनका विघटन होता है, तो ताप का संचयन होने के कारण ताप इतना बढ़ जाता है कि उस स्तर से सहवनीय धाराएं ऊपर उठने लगती हैं। सहवनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं और ये सहवनीय धाराएं अध स्तर से ऊपर की ओर चलने लगती हैं। तो इन धाराओं का जो क्रम होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है, क्योंकि विषुवत रेखा के निकट जो भूपटल होता है उसकी मोटाई अधिक होती है, जबकि ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं भूपटल की जो मोटाई है वो कम होने लगती है। तो फलस्वरूप क्योंकि विषुवत रेखा पर नीचे से ऊपर की ओर उठने वाली और ध्रुवों पर ऊपर से नीचे चलने वाली जो धाराएं हैं वो उत्पन्न होती हैं, यानी यहां और ये ध्रुवों की ओर विपरीत। तो इस तरह से जो सहवनीय धाराएं होती हैं वो उठती हैं, तो विषुवत रेखा पर नीचे से ऊपर की ओर और ध्रुवों से ऊपर से नीचे की ओर धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो क्योंकि महासागरों की अपेक्षा जो महाद्वीपीय भाग होते हैं उनमें रेडियो एक्टिव पदार्थ का वितरण अधिक पाया जाता है, अतः जो महाद्वीपों के नीचे जो ऊपर उठने वाली जो सहवनीय जो तरंगे हैं, धाराएं हैं, तथा महासागरों से के नीचे से ऊपर उठने वाली जो सहवनीय धाराएं हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर धाराएं चलती हैं, यानी महासागरों में नीचे से ऊपर से और फिर नीचे को जाने वाली जो धाराएं होती हैं वो चलती हैं। तो महाद्वीपों के नीचे ऊपर की ओर चलने वाली जो धाराएं होती हैं, आदि स्तर से ऊपर की ओर जो सहवनीय जो धाराएं होती हैं वो अधिक शक्तिशाली होती हैं, और ये शक्तिशाली विभिन्न क्रम इन शक्तिशाली जो सहवनीय तरंगे होती हैं उनका होता है। तो चूंकि हम देखते हैं कि दो तरह से इन धाराओं का संचरण होता है, एक तो विपरीत दिशा में आकर मिलती है, आपस में ये मिलती है, और एक विपरीत दिशा की ओर ये धाराएं सहवनीय धाराएं चलती हैं। तो दो क्रम में ये प्रसारित होती हैं और इनमें एक से तनाव उत्पन्न होता है और एक से संपीड़न या दबाव उत्पन्न होता है। यानी जब दूर जाएंगी तो तनाव उत्पन्न होगा और जब पास आती हैं तो वहां पर संपीड़न बल या दबाव की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण से अवतलन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जब अवतलन की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी एक दूसरे की ओर चलने वाली जो धाराएं होती हैं वह स्थल पर खिंचाव या खिंचाव दबाव के कारण अवतलन की स्थिति आती है, और इस अवतलन के कारण से भूसन्नतियों का निर्माण होता है। यह होम्स ने अपने इस सिद्धांत में हमें जानकारी दी। तो अवतलन के कारण यहां भूसन्नतियों का निर्माण होता है। तो यहां भूसन्नतियों का निर्माण होने के बाद जो भूमध्य रेखीय जो भाग है उससे ऊपर उठी हुई जो धाराएं होती है, सहवनीय धाराएं होती है, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाने से यहां तनाव पैदा होता है, जिससे टैथिस सागर का निर्माण होता है। तो यहां होम्स ये बताता है कि एक दूसरे के विपरीत ये भूमध्य जो रेखीय भाग है उससे ऊपर जो उठती हैं और धाराएं एक दूसरे के विपरीत चलती हैं, तो यहां पर तनाव पैदा होता है, जिससे कि टैथिस सागर का निर्माण होता है। टैथिस सागर के निर्माण होने के बाद में जो उस्तल भाग होते हैं वहां से लगातार जो अनाच्छादन की क्रिया होती है
नदियों के द्वारा जो अवसाद होता है, उस अवसाद का यहां पर लगातार जमाव होता है। तो दो संवहनीय जो धाराओं के परस्पर निकट आने से उत्पन्न दबाव के कारण टैथिस की तलछट में मोड़ पड़ते हैं, वलन पड़ते हैं और यहां पर्वतों का निर्माण होता है। यहां एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाने पर यहां अवतलन होता है, जिससे तनाव पैदा होता है और टैथिस सागर का निर्माण होता है। जब दो संवहनीय धाराएं निकट आती हैं, दबाव की क्रिया होती है, तो फलस्वरूप दबाव के कारण टैथिस में जो अवसाद जमा होता है वो अवसाद वलन के रूप में बदल जाता है और पर्वतों का निर्माण होता है। तो होम्स के अनुसार जो संवहनीय धाराएं होती हैं वो सामयिक रूप से चलती हैं और इनके केंद्र लगातार बदलते रहते हैं, और यह जो संवहनीय जो धाराएं होती हैं वो चक्रीय रूप में लगातार चलती रहती है या चक्रीय रूप में ये क्रिया लगातार संपादित होती है। यहां होम्स का जो ये सिद्धांत है, इसमें होम्स ने पर्वत निर्माण की जो 3 अवस्थाएं बताई, जिसको हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो भूसन्नति निर्माण की जो प्रथम अवस्था होती है वह भूसन्नति निर्माण की अवस्था होती है, लंबी अवधि की यह अवस्था होती है, और इसमें दो केंद्रों से आने वाली जो धाराएं होती हैं वो परस्पर मिलकर विषुवत रेखीय चबूतरे के जो महाद्वीपीय चबूतरे के नीचे जो भाग होते हैं उसके पास भूसन्नति का निर्माण करते हैं। यानी दो केंद्र से जो आने वाली जो संवहनीय धाराएं होती हैं वो परस्पर मिलकर महाद्वीपीय चबूतरों के नीचे भूसन्नति का निर्माण करती हैं। लगातार तलछट का जमाव, अवसादों का जमाव होता है, और अवसादों का जमाव जब होता है तो यहां दबाव की क्रिया काम करती है। लगातार दबाव के कारण ये नीचे तली घसती जाती है और पदार्थों के गहराई तक घसने के कारण, और लगातार जब गहराई में घसेंगे तो वहां पर अधिक ताप के कारण, जो ताप अधिक होता है जिसके कारण इन शैलों का कायांतरण हो जाता है। जो अवसादी शैलें होती हैं जो नीचे की ओर बैठती हैं उनका अधिक ताप के कारण कायांतरण होने लगता है, और ये एम्फीबोलाइट से एक्लोजाइट सेल में बदल जाती है। उसका घनत्व बढ़ जाता है और घनत्व बढ़ने के कारण ये नीचे बैठती है, नीचे बैठती जाती है। तो ये क्रिया प्रथम जो अवस्था है जिसको होम्स ने बताया। द्वितीय अवस्था की अगर बात करते हैं तो यहां पर कम अवधि की यह अवस्था होती है। संवहनीय जो धाराएं होती हैं वो तीव्र होती हैं, तीव्र गति से चलती हैं, और यहां पर तलछट में खिंचाव से वलन पड़ते हैं। कम अवधि की यह अवस्था होती है। संवहनीय जो धाराएं होती हैं वो तेज गति से चलती हैं और तलछट में यहां बिछाव के कारण वलन पड़ते हैं। जो तीसरी अवस्था होती है जिसको हमने इस चित्र के माध्यम से समझाया है, एक समान रूप में जो महासागर होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि सब महासागरों में एक समान रूप जो पर्वत विकास की जो अवस्था है, तीसरी अवस्था, उसमें एक्लोजाइट जो सेल होती है उनके दबाव के कारण भूगर्भ की जो गहराई होती है, क्योंकि नीचे की ओर जब जाते हैं, नीचे की ओर ये बैठती हैं, तो अधिक ताप के कारण ये यहां दबाव बढ़ता है, पिघलती है ये सेलें और लगातार फैलती है, और लगातार फैलने के कारण ये ऊपर की ओर उठती हैं। तो ऊपर की ओर जैसे उठती हैं तो यहां पर्वत जो पहले जिनका निर्माण हो गया है वो अब ऊपर उठते हैं, या हम उसको ये भी कह सकते हैं कि यहां पर्वतों का उत्थान होता है
पर्वतों का जो उत्थान होता है वो पूरा होता है। ये तीनों अवस्थाएं जिनके माध्यम से हम, जैसे अति शीत जो सहवेगीय लहरें हैं, उष्ण भाग है, अति उष्ण भाग, इन डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं यहाँ पर्वतीकरण की क्रिया होती है, यहाँ पर्वतों का उत्थान होता है, दोबारा उत्थान, यानी पर्वत वापस तीसरी अवस्था में ऊपर उठते हैं। ये तीनों जो अवस्थाएं हैं सब महासागरों में एक समान नहीं होती, क्योंकि सहवैनीय जो धाराएं होती हैं वो कहीं क्षीण और कहीं अधिक बलशाली होती हैं। गोंडवाना लैंड का जो भाग होता है, जब इसका विस्थापन होता है तो यहाँ एंडीज पर्वत, न्यूजीलैंड के जो पर्वत हैं, अल्पाइन पर्वत क्रम के जो दक्षिण भाग हैं, उनका निर्माण यहाँ होता है होम्स के अनुसार। जबकि जो लोरेशिया का जब विस्थापन होता है तो उत्तरी अमेरिका के कार्डी लेरा, पूर्वी एशिया के जो पर्वत हैं उनका निर्माण, और अल्पाइन जो पर्वत हैं उनके उत्तरी भाग या उत्तरी जो क्रम है, उत्तरी पर्वत क्रम है, उनका निर्माण होता है। पश्चिमी द्वीप समूह का निर्माण होता है, एशिया के जो पूर्वी द्वीप समूह हैं उनका यहाँ निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने जो होम्स का सहवैनीय जो तरंग सिद्धांत है उसके बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से सहवैनीय जो धाराएं होती हैं वो पर्वत निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान हमें देती हैं, पर्वत निर्माण में देती हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वतमालाएं हैं, निर्माण होता है। धन्यवाद।